हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था नामक कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हिंदी की क्लासिक कहानी मानी जाती है। ऐसे त्याग की, निश्चल प्रेम की और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल इस कहानी में देखने को मिलती है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी दोस्तों 1922 में होती है। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। 3 कहानियों की रचना करके दोस्तों कहानी साहित्य में अपना नाम है वो अमर कर गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उनका जन्म जयपुर में हुआ था। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन दोस्तों 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। लेकिन उनकी ये 3 कहानी दोस्तों प्रसिद्ध हैं। सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो है जिसने हिंदी के साहित्याकाश में, हिंदी के इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अमर बनाया। वो कहानी है उसने कहा था। अब ये शीर्षक भी ऐसा ही है जो कि हमारे में क्या है, उत्सुकता जगाता है कि उसने क्या कहा था, ऐसा क्या कहा कि ये कहानी इतनी बड़ी हो गई। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न ये बन जाएगा। मैं साथ साथ आपको प्रश्नों को करवाता चलूँगा। इसके अलावा बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी इस पर हमने तैयार करवा रखी है, वो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रख करके बना गया है कि किस प्रकार इस कहानी का नायक है और नायिका है, उनमें निश्चल प्रेम होता है, बचपन का प्रेम होता है और किस प्रकार वो उसका त्याग करता है। प्रेम का त्याग करते हुए किस तरह वो एक सैनिक के रूप में और प्रेम के आदर्श को अपने हृदय में सजो करके किस तरह कर्तव्य परायणता का पाठ हमें सिखा करके जाता है, ये हम कहानी में पढ़ेंगे। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण, लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। तो मनोवैज्ञानिकता दोस्तों इस कहानी में देखने को मिलती है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यानी कि दोस्तों कैसी कहानी है, दुखांत कहानी है। ठीक है, इसका जो दोस्तों अंत है वो दुख में होता है। नायक नायिका का कोई मिलन नहीं होता है यहाँ पे। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उसने जो कहा था, मैंने उससे जो वादा दिया था वो मैंने पूर्ण कर दिया है। इसी का दोस्तों संतोष है, वो लहना सिंह के चेहरे पर आखिरी समय में झलकता दिखाई देता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन, उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। तो आंचलिक शब्दों का भी दोस्तों पंजाबी भाषा के शब्दों का यहाँ पर क्या है, खुलकर प्रयोग हुआ है। लहंदा और पंजाबी भाषा, यथार्थ वर्णन, उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। अब इसका जो हम दोस्तों पहला खंड है वो पढ़ते हैं। 5 खंड इस कहानी में शामिल हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के
कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। कि क्या कह रहे हैं गुलेरी जी कि बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े शहर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, मद्रास है, ठीक है, तो वो क्या है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान से के कोड़ों से, तो कोड़ा क्या है, जबान के कोड़े हैं, जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट बालों की बोली का मरहम लगावें। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी कोई तांगे वाले हैं वो बहुत क्या है, कठोर भाषा में लोगों को हटने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए किसी रास्ते पे लोग चल रहे हैं तो कोई भी तांगे वाला आ रहा है तो वो क्या है, बहुत ही कर्कश और बहुत ही कठोर भाषा में उससे हटने के लिए बोलता है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो कोड़ा मार रहा है और उससे सुनने वाले की पीठ है वो छिल गई है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी ऐसे ऐसी बोली से जो तंग आ चुके हैं सुन सुन करके, जिनके कान क्या है पक गए हैं ऐसी बोली सुन सुन करके, तो लेखक उनसे कहता है कि आप आइए और अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की, बम्बू कार्ट दोस्तों एक प्रकार की गाड़ी होती है, तो बम्बू कार्ट प्रकार की बालों की बोली का मरहम लगावें, यानी कि यदि आप उनकी बोली को सुन लेंगे तो आपके जो कान पक गए थे, आपकी जो पीठ छिल गई थी, उस पे क्या है, एक मरहम सा लग जाएगा। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों, बतखों, गन्नों और खोमचे और भार वालों के जंगल से राह खेते हैं। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में जो यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वाले हैं वो किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की बोली का, बहुत ही मीठे शब्दों का, किसी को हटाना भी है, किसी को दुत्कारना भी है, किसी को बुरी बात भी कहनी है तो बहुत ही प्यारी भाषा में कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बड़े शहरों में क्या है, घोड़े की पीठ को क्या है, चाबुक से धुनते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के कि भाई आंख नहीं है तुझे दिख नहीं रहा है, तो ऐसी कड़वी जबान है वो बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी गिलानी, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तो उनको क्या है, अमृतसर में आना चाहिए, वो बम्बू कार्ट वालों को देखना चाहिए कि किस प्रकार वो प्यारी भाषा बोलते हैं। वो बोलते हैं क्या, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने खोमचे, बाहर वालों के जंगल में से राह खेते हैं। यानी बहुत सारी तंग चक्करदार गलियां हैं अमृतसर में, उसमें भी भीड़ होती रहती है और उनमें से वो बहुत प्यारी मीठी जबान का प्रयोग करते हुए अपना रास्ता है वो बनाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। तो लोगों को भी ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तक जी और साहब नहीं कहेंगे तब तक लोग भी नहीं हटते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती हुई, यानी कि उनकी जीभ है वो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन उनकी बोली है वो बहुत ज़्यादा मीठी लगती है। जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई जहर देने की क्या ज़रूरत है यदि कोई गुड़ से ही मर जाए, तो ये बम्बू काट वाले गुड़ से मारने का काम करते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी यानी कि चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि यानी कि समाज में, संसार में, इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। अब देखिए, यदि उसको सीधी सीधी दो टूक भाषा में कहा जाता तो क्या है, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को या बूढ़ी औरत को बुरा लग सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मौत की बात भी कर रहा है लेकिन बहुत ही प्यारी भाषा में कर रहा है। क्या कह रहा है कि
तू जीने योग्य है, कि भाई अभी क्या है, तू अभी तेरी बहुत उम्र बाकी है, तू जीने योग्य है। तू भाग्यशाली है, अभी तेरा इतना दुर्भाग्य नहीं आया है कि तू क्या है मौत के करीब आए। पुत्रों को बहुत ज़्यादा प्यारी है, कि इतना अभी तक ऐसा अवसर नहीं आया है कि तेरे पुत्रों ने तुझे त्याग दिया हो या तेरी परवाह नहीं करते हैं, उस तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लंबी उम्र तेरे सामने है, तो तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आके मरना चाहती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब यहाँ से दोस्तों क्या है, ये तो उन्होंने वातावरण बना दिया अमृतसर का, जहाँ पे तांगे वाले निकल रहे हैं, भीड़ है, तंग चक्करदार गलियाँ हैं, और उनकी जो जबान है वो मीठी छुरी की तरह बोल बोलते हुए चली जा रही है। तो ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, किस पर आकर मिलते थे, दुकान पर आकर के मिलते थे। उसके बालों और इसके ढीले सुथने, सुथना होता है दोस्तों एक ढीला ढाला वस्त्र जिसे लड़कियां या महिलाएं पहनती हैं। तो उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। तो दोनों की दोस्तों जाति जहाँ पर है, पंजाब की बात हो रही है, तो दोनों क्या हैं, सिख हो जाएंगे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, यह रसोई के लिए बढ़िया। यानी लड़का है वो क्या लेने आया है, मामा के यहाँ आया है, तो केस धोने के लिए क्या है दोस्तों, दही लेने के लिए आया है। जब बहुत ज़्यादा बाल हैं वो रूखे हो जाते हैं, जब बालों में डंठल हो जाती है, तो बताया जाता है कि दही को क्या है, थोड़े से तांबे के बर्तन में रख करके और उससे अपने बालों को, जब वो बहुत ज़्यादा क्या है पितरा जाए, तो उससे अपने बालों को यदि धोएंगे तो क्या है, बहुत बाल बहुत नरम और डैंड्रफ है वो मिट जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। और ये लड़की है वो रसोई के लिए दोस्तों क्या है, बड़ियाँ लेने आई है। बड़ियाँ क्या होती है, बड़ियाँ एक खाने का कोई पकवान होता है, ठीक है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी कोई विदेशी है वो वहाँ पर क्या है दुकान पे कोई सामान ले रहा था, तो उससे गुथ रहा था, मोल भाव कर रहा था। जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। यानी कोई परदेसी है वो शेर भर गीले पापड़ ले रहा है और उसकी गड्डी को गिने बिना नहीं हट रहा है, क्योंकि गीले पापड़ क्या अपने आप में चिपक जाते हैं और उनको गिनने में बहुत देर लगती है। और यदि कोई भी ग्राहक 1 घंटा दुकान पर खड़ा रहेगा तो अन्य ग्राहकों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए आप देखना कभी भी बाज़ार जाएंगे तो कोई भी ज़्यादा आप देर खड़े नहीं रहे, जो कहें चलो भाई सामान ले लिया हटो। अब साहब उनमें बातचीत होती है, क्या बात होती है, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़की पूछती है दोस्तों तेरा घर कहाँ है, तो मगरे में, और तेरे माझे में। ये लड़का पूछता है पहले कि तेरा घर कहाँ पे है, लड़का पूछ रहा है तेरा घर कहाँ है, कि मगरे में है, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। लड़का कहता है यहाँ कहाँ रहती है, अतर सिंह की बैठक में बे मेरे मामा होते हैं। यानी लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ है और लड़की भी अपने मामा के यहाँ पे आई हुई है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो क्या कह रहे हैं कि तेरा घर कहाँ है, मगरे में लड़की का घर है, अतर सिंह की बैठक में वो उनके मामा हैं वहाँ पर आई है, और माझे में रहता है लड़का और उसका घर है वो गुरु बाजार में है। ये स्थानों के नाम हैं। इतने में दुकानदार है वो परदेसी से निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आँख चढ़ा करके धत कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। धत माने होता है दोस्तों, धत मना करने का एक भाव, की किस प्रकार का तू मजाक कर रहा है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का दो तो अर्थ होता है सगाई, पंजाबी भाषा में कुड़माई को कहते हैं सगाई। और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, कि लड़का है वो चिढ़ा रहा था,
वो सोच रहा था कि अभी नहीं होगी, ये फिर से दत्त कहेगी, इसलिए उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी संभावना के विरुद्ध है, वो मिला हाँ हो गई है। अब ये दोस्तों 1914 की बात है। इनकी उम्र क्या है, अभी 12 साल 8 साल है। तो पहले लड़कियों की शादी 8-10 साल में 9 साल में ही हो जाती थी, ठीक है, सगाई वगैरह कर दी जाती थी। और जब वो थोड़ी सी उम्र की होती 13-14 साल, तब उनको ससुराल भेज दिया जाता था। तो हाँ हो गई है, लड़की कहती है कि हाँ हो गई है, लड़का कहता है कब, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। सालू क्या होता है, एक प्रकार की ओढ़नी रहती है, दुपट्टा कह सकते हैं। तो यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। यानी कि अब क्या है, लड़का टेंशन में आ गया है, प्यार करने लग गया था, और टेंशन में आ गया तो लड़के को क्या गुस्सा आ गया है, लड़के को मोरी में ढकेल देता है। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। वही है ना दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब क्या है, वो खिसिया गया है और कुत्ते के पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। यानी कि दूध लेने गया था तो गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आई हुई किसी वैष्णवी, वैष्णवी दोस्तों क्या है, कोई बुढ़िया औरत थी, से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जा कर के घर पहुंचा। तो क्या क्या काम किया उसने, एक लड़के को मोरी में ढकेला। ये क्वेश्चन में दोस्तों यदि अच्छी तरह से क्वेश्चन कोई बनाए तो बन सकता है कि कौन सा काम है सगाई की बात सुनने पर, कौन सा काम लहना सिंह ने नहीं किया था। लड़के को मोरी में ढकेलना, दिन भर की कमाई खोई, छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई को खोवाना, एक कुत्ते के पत्थर मारना, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेलना, और वैष्णवी से अंधे की उपाधि पाना। ये सारे काम है वो करते हुए अपने घर है वो पहुंचता है। अगला है दोस्तों हमारा राम राम यह भी कोई लड़ाई है। अब यहाँ पर दोस्तों अमृतसर का जो बम्बू कार्ट का दृश्य था, वहाँ से सीधे कहानी है उठ कर के सीधे जा रही है दोस्तों कहाँ पे, विश्व युद्ध वाले दृश्य पे। कि अब यहाँ पे क्या है, 1914 में विश्व युद्ध है वो हो गया है, और वहाँ पर लहना सिंह है, ये जो है तो वो क्या बन गया है, लड़का है वो लहना सिंह हो गया है, और वो एक सिपाही बन गया है। और सिपाहियों को भारत से अंग्रेजी सरकार की मदद करने के लिए फ्रांस में भेजा गया था। तो फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर ये युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पर का दृश्य अब सामने आता है। राम 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 यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। खंदक कहते हैं दोस्तों कोई बड़ा गड्ढा होता है जिसमें फौजी वगैरह है वो पड़े रहते हैं, जिससे कि कोई भी गोला वगैरह हो या कोई बंदूक वगैरह चले तो उसमें अपने को छिपा सकें। एक गड्ढा कर लिया जाता है, वहाँ पर ये अपना बैठे रहते हैं। तो दिन रात खंदक में बैठे हड्डियां अकड़ गईं, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेहे और बर्फ़ ऊपर से। तो लुधियाना दोस्तों पंजाब का स्थान है, शहर है। 10 गुना जाड़ा और मेहे और बर्फ़ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में ढसे हुए हैं, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला, यानी कि कोई दोस्तों क्या है, भयंकर कोई त्रासदी तूफान। जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, अब ये जो कथन बोल रहा है दोस्तों, कौन बोल रहा है, लहना सिंह बोल रहा है। लहना सिंह, और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। तो क्या करें, लहना सिंह, और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता दिए, 4 और 3 दिन 7 दिन, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल का सा हरा घास है, फूल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहते हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
तो क्या है, फिरंगी मैम है वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की मदद करने के लिए ये गए हुए थे। तो 4 दिन तक पलक नहीं, अब लहना सिंह क्या कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सफाई। अब खंदक में क्या है दोस्तों, बैठे रहो, जब भी दुश्मन आ जाए तब लड़ाई लड़नी होती है। तो लेकिन उनको 4 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन से क्या है, यदि पलक झपक गई तो दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये कथन कौन कहता है, तो लहना सिंह कहता है कि यदि दोस्तों घोड़े को यदि हम फेरते नहीं हैं, डुलाते नहीं हैं, तो वो क्या है, बिगड़ जाता है, अड़ियल हो जाता है, ठिठकने लग जाता है। और यदि सिपाही को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत क्या है, सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इनकी दोनों की सार्थकता सिपाही की लड़ने में है और घोड़े की बिगड़ने में है। जैसे एक कहावत है अमीर खुसरो की, वो है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पत्ता सड़ा क्यों, कि फेरा ना था। तो एक ही उत्तर है, 2 शकुना है। तो इसमें क्या है, यदि रोटी को फेरेंगे नहीं तो जल जाएगी, यदि पान के पत्ते को फेरेंगे नहीं दोस्तों क्या है, जल जाए, वो सड़ जाएगा। और यदि हम घोड़े को बार बार फेरेंगे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बांधेंगे, उसको डुलाएंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे नहीं, तो वो भी क्या है, अड़ने लग जाता है, ठिठकने लग जाता है एक जगह पे। तो यही कह रहे हैं कि बिना फेरे तो घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो सिपाही के लिए दोस्तों लड़ना जरूरी है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन होती है दोस्तों, ये हमारी क्या है, बंदूक है, इसके आगे जो लोहे की कटारी सी लगी होती है वो होती है संगीन। संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म, मार्च माने कूच करने का, धावा बोलने का, मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लहना सिंह है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा साहसी भी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा वीर है, साहसी है, कि 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। कल होता है दोस्तों पुर्जा, पुर्जा वाला कल, ठीक है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े, घोड़ा होता है बंदूक का जो घोड़ा होता है वो, पल कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो खत्म ही कर देते। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हजारा सिंह बोल रहा है नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते, कि क्या कह रहे हैं कि लड़ाई के मामले कोई जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। कि क्या करें कि पिछली बार जर्मनों को हमने क्या है बहुत खदेड़ा था 4 मील तक, जनरल ने रोक लिया, नहीं तो छोड़ते नहीं। तो क्या कह रहा है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, भाई तुम अपनी सी हो, ज़्यादा जोश में आ जाओ और वहाँ तक चले जाओ, तो पीछे वालों का क्या होगा और दिशाओं का क्या होगा। इसलिए बड़े अफसर हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं, बड़े अफसर ही लड़ाई को चलाते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। 300 मील यानी दोस्तों क्या है, वो सीमा रेखा है। सूबेदार जी सच है, तो लहना सिंह कह रहा है कि सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी आ जाए। सोता माने होता है दोस्तों क्या है, झरना होता है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको,
महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो क्या है, अब सूबेदार हैं दोस्तों, क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं कि सिगड़ी उद्यमी उठ। किससे कह रहे हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं वजीरा सिंह से। सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर, क्योंकि बर्फ़ है, बरसात होती रहती थी, बर्फ़ पिघलती रहती थी, तो क्या है, खाई में खंदक में भी क्या है, पानी भर जाता था। खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। खाई का दरवाजे का पहरा बदलने के लिए सूबेदार हजारा सिंह है, वो किससे कहता है, महासिंह से कहता है। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है 2-3 बार कि पलटन का विदूषक है वो कौन था, तो वो था वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। मैं पाधा यानी दोस्तों क्या है, पुरोहित बन गया हूँ। तो ये कथन भी आ चुका है दोस्तों, किसका कथन है, वजीरा सिंह का है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। कि क्या है, पितरों को दोस्तों क्या है, तर्पण क्या होता है, पितरों को जल चढ़ाते हैं, जल का अर्पण करते हैं, वो होता है तर्पण। इसी प्रकार वजीरा सिंह है, वो बाल्टी से क्या है, पानी निकाल रहा है, तो वो कह रहा है कि जर्मनी का बादशाह मर गया, उसका आप तर्पण कर दो, मैं पुरोहित बन गया हूँ। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसे हाथ में देकर कहा, लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसे हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। क्यों, बहुत ज़्यादा बारूद उस पानी में मिली हुई है। हाँ देश क्या स्वर्ग है, हाँ देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा, घुमा होता है दोस्तों ज़मीन का एक माप होता है, ठीक है। 2 बीघे की ज़मीन होती है, उसे 1 घुमा हम कहते हैं पंजाबी में। तो 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा, यानी कि 20 बीघे दोस्तों ज़मीन है वो मांग लेगा। और फलों के बूटे लगाऊंगा, बूटे यानी कि पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि फल हैं जो आपके फ्रांस है, बेल्जियम है, इधर का जो भूमध्य सागरीय इलाका है, वहाँ पर तुम्हारे फलों की खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फलों की जो ज़मीन फसल है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो ज़मीन मांग लेगा और फलों के बूटे लगाएगा। तो अब लहना सिंह कह रहा है कि लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका, सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठ में लगाना चाहता हूँ और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो ये दोस्तों हमारे 2 पार्ट हो गए। अगला पार्ट है हमारा, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है। अभी हमारा दूसरा ही चल रहा है। तो अगला है दोस्तों, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये इसमें वजीरा सिंह है वो पूछ रहा है कि अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, कि मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना, यानी कि मादे यानी कि बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। क्या कह रहा है दोस्तों, कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बा होता है दोस्तों एक प्रकार का
खेत की भूमि का एक हिस्सा होता है। जैसे बिस्वा होता है, बीघा होता है, ऐसे ही मुरब्बा वर्गाकार खेती की क्या है, भूमि होती है। तो यदि आप निमोनिया से मरोगे, लड़ते हुए मरोगे दोस्तों, तो आपको क्या थोड़ी सी राहत मिल सकती है, सरकार कुछ ना कुछ आपको दे सकती है। लेकिन यदि आप ठंड में अकड़ गए, आपको निमोनिया हो गया, निमोनिया से यदि आप मर गए, तो आपको दोस्तों क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो यहाँ पर देखिए लहना सिंह का भाई कौन है दोस्तों, कीरत सिंह। बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा और कीरत सिंह की गोदी में मेरा सर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो कौन सा पेड़ है वो लगाया है दोस्तों, मेरे हाथ के लगाए हुए आम का पेड़ है, वो लहना सिंह ने बचपन में लगाया था। अब हो गई साहब तीसरा पार्ट है हमारा, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर। अब बोधा किसका है दोस्तों, जो इसका सूबेदार है पलटन का, वो है हजारा सिंह। हजारा सिंह उसका बेटा है बोधा सिंह। खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट, तो लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट, यानी कि दोस्तों क्या है, बरकोट यानी कि एक ओवरकोट होता है ऊपर से पहनने का, तो उसको ओढ़ करके सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के धुले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कांपी कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इसी प्रकार से ठंड में मर रही हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुन बुन करके भेज रही हैं मैमें, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लग गया। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल क्या है, कथा है। क्योंकि यदि वो नहीं बताता तो बोधा है वो समझ रहा था कि 4 दिन से मेरे लिए अपनी क्या है, कंबल दे दिए इसने, और जर्सी देगा तो ये पहले से ही ठंड में मर रहा है मेरे लिए, तो मैं वो बोधा सिंह है वो नहीं लेता। तो उसने क्या है, मैम के जर्सी भेजने की कथा है वो बनाई थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लपटन साहब, हुक्म हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करने सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 25 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ। तो दोस्तों क्या है, मानवीयता का गुण भी यहाँ पर कि परदुख कातरता है वो भी लहना सिंह के व्यक्तित्व में दिखाई देती है कि किस प्रकार वो बोधा की सेवा कर रहा है, किस प्रकार अपना कंबल है अपनी जर्सी उतार करके उसकी रक्षा कर रहा है। बोधा की ओर इशारा किया, लहना सिंह समझकर। लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी कि क्या हुई दोस्तों, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर
कितने सिपाही हैं दोस्तों वो छूट गए? 10 सिपाही छूट गए। लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लहना सिंह क्या है समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आग करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए। उसकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो 5 वर्ष से दोस्तों कथन आ सकता है कि लपटन साहब कितने वर्षों से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे? तो 5 वर्षों से थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। तो ये कोई हिमाचल या उत्तराखंड का कोई जगाधरी जिला है दोस्तों। तो जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं आप खोते पर सवार थे। आपका खानसामा अब्दुल्ला। हाँ हाँ, वहीं आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली जिसकी ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। बताइए, कंधे में लगेगी तो दोस्तों पुट्ठे से कैसे निकल जाएगी? ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमला से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया तो लपटन साहब के अनुसार है वो कितने थे? 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। तो ये जो कथन है दोस्तों, कौन कहता है कि क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती? ये कहता है दोस्तों कौन? वजीरा सिंह कहता है। अब है हमारा चौथा पार्ट, होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? तो ये जो कथन है वो कहता है कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई। तो ये कहता है कौन? हमारा लहना सिंह कहता है। लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, यहाँ खाई पर धावा होगा। तो सूबेदार होरा, उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, यानी कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह। तो लहना सिंह दोस्तों किस पद पर है? पलटन में जमादार के पद पर है। लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो दोस्तों देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रत्युत्पन्नमति भी है कि किस प्रकार एकदम से विपदा आने पर वह उसको ताड़ लेता है और किस तरह से योजना बनाता है। 8 नहीं 10 लाख, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, कि 8 कैसे हो जाएंगे कि एक ये चला जाएगा, एक वो बोधा सिंह है, वो कोई काम का नहीं है। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाली या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ।
लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई चलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, जैसे ही बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। साहब आहा मीन गॉड, तो ये दोस्तों जर्मन भाषा में कहते हैं ओ माई गॉड, कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। सिख दोस्तों सिगरेट नहीं पीते हैं। यह सीखा की जगह, क्योंकि इनके धर्म में ऐसा धूम्रपान करना, तंबाकू वगैरह है वो निषेध होता है। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ना तो जगाधारी के जंगलों में नीलगाय मिलती है और ना ही नीलगाय के दोस्तों कोई सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। तो विरोधी बातें हैं उनकी पहचान करी कि वास्तव में वही लपटन साहब है कि नहीं है। लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए। हमारे लपटन साहब तो बिना डैम क्या उनका तकिया कलाम था, 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर माझे का लहना, यानी दोस्तों वही है, देखो वो कहाँ कहता था, माझे का हूँ। माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा यानी दोस्तों क्या है, खटिया बिछा करके हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में आपके पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन दोस्तों उस समय प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को दी जाने वाली क्या है, बंदूक थी। 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का यानी कि दोस्तों क्या है, पागल कुत्ता है, वो आ गया था और मार दिया है। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे थे क्या है, 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, यानी कि पीछे से जो हमारा वजीरा सिंह है वो गया था सूबेदार हजारा सिंह को लेकर के, तो वो भी आ गए और इधर से लहना सिंह और उसके साथी थे। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुरवाना शुरू कर दिया।
एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वहाँ गुरुजी दी फतेह, वहाँ गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी कि मर गए या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। तो 63 दोस्तों क्या हो गए, खत्म, जर्मन हो गए और 15 सिख मारे गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में से एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी लगा है। लहना के समय चांद निकल आया था, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। यानी कि क्या है, दांतों को थोड़ी थोड़ी क्या है, वीणा का उपदेश देने वाली। यानी दांत जब बजेंगे हवा से तो क्या है, वीणा को सुनने से जैसे ध्वनि निकलती है ऐसे ही दांतों की किटकिटाहट से ध्वनि निकलती है। ये शब्द का प्रयोग है वो बाणभट्ट ने करा है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन वन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। बूट होता है दोस्तों एक प्रकार का जूता, चमड़े का बना। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि की। तो यहाँ पर देखिए प्रत्युत्पन्नमति की दोस्तों क्या है, त्युत्पन्नमति की यहाँ पर लहना सिंह में विशेषता दिखाई देती है। बुद्धि को सराहा रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार ने की जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह तो मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ आओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। तो दोस्तों क्या है, सूबेदारनी होरा है तो उसको चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। तो उसने क्या कहा था वो मैंने कर दिया है कि मेरे बेटे की और मेरे पति की रक्षा करना। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और वह कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अगला और अंतिम दोस्तों इसका खंड है मृत्यु के। अब ये जो कहानी है हमारी फ्लैशबैक में जा रही है, पूर्व स्मृति में जा रही है। अब वो याद कर रहा है उस बचपन वाले समय को। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। तो ये दोस्तों फ्लैशबैक पद्धति का सबसे पहला प्रयोग इस कहानी में देखने को मिलता है। में सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है जब वो लड़की से मिलता है। कितने का है, 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की, तो 12 और 8 लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी पिला दे। तो वजीरा रह गया है जो कि पलटन का विदूषक था।
अब 25 वर्ष दोस्तों बीत गए हैं, 25 और हमारा 12, तो यहाँ पर अब लहना सिंह की उम्र हो जाएगी 37 वर्ष। लहना सिंह ने 77 नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से राइफल्स में, नंबर 77 में। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर यानी कि दोस्तों युद्ध पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लड़ाई पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पर पहुँच जाता है साहब। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल करके आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई देखते नहीं। रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो अब उसको दोस्तों क्या है, जाते समय उसको सारी जो बातें थी बचपन की, जिसको वो भूल चुका था, कहीं अवचेतन मन में है वो घटनाएं उसके बैठ गई थी, तो वो कुड़माई होते हुए वो सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। तो वो कहता है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। और यहाँ पर इस शीर्षक की दोस्तों सार्थकता हो रही है। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों ना बना दी। तीमियाँ कहते हैं दोस्तों औरतों की घगरिया पलटन है, वो क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। तो बोधा सिंह को फौज में भर्ती हुए कितने वर्ष हुआ है? 1। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। कितने बेटे मर गए थे? 4। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसार दे। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। ओबरी यानी दोस्तों क्या है? भीतर का घर होता है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं वजीरा सिंह, वहाँ मेरी तो मौत वहाँ होगी कीरत सिंह की गोदी में, और आम के पेड़ की छाया होगी। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अब के हाड़ में यानी अब के मौसम में यह आम खूब फलेगा, क्योंकि उसने आम का पेड़ लगाया था। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। तो उसका बेटा है कोई, तो उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर दोस्तों ये आम का पौधा है वो लगाया था। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू वो टप टप टपक रहे थे।
कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, तो कौन सी सूची, 68वीं सूची में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये हमारी दोस्तों कहानी थी, बहुत ही शानदार कहानी। तो किस प्रकार देखिए एक निश्चल प्रेम के बलबूते पर ही यहाँ पर हमारा जो लहना सिंह है वो अपनी जान तक दोस्तों दांव पर लगा देता है। किस तरह एक सैनिक के नाते होते हुए वो कर्तव्य परायणता को निभाता है, पूरी तरह अंग्रेजी सरकार के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देता है, अपने सारे साथियों की रक्षा करता है और अपनी जान का भी त्याग कर देता है, केवल एक कथन के लिए, अपनी वचन पूर्णता के लिए कि उसने भाई मुझसे ये कहा था कि तू इन दोनों को बचाना, भीख मांगती हूँ आंचल पसारती हूँ। तो ये हमारी कहानी है दोस्तों, इसकी प्रश्नोत्तरी है, बहुत अच्छी तरह से वो करवा दी जाएगी। उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दी जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।